कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आज हम बात करेंगे क्लास 12 के रिवीजन की और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस की जो थोड़े कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा इजी जाएंगे और हम एक इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। तो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, वो हमें कैलकुलेट करना है। आपने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा होगा। गॉस लॉ को बहुत अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़िए, फिर कुछ सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ज़रूर करके जाइए। अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट वाले बच्चे हैं वो सारे क्वेश्चन ना करें एग्जाम्पलर के, बट कुछ क्वेश्चन कर लें। जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करें, चाहे वो क्वेश्चन थोड़े लंबे और जेई एडवांस लेवल के भी हों, तब भी करें। लेकिन आज का कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे और वो कॉन्सेप्ट जो है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, फ्लक्स का क्या मतलब होता है? देखिए, फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो। तो हम पहले समझ लेते हैं फ्लक्स का मतलब क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो, बहना। तो बहने को हम बोलते हैं अंग्रेजी में फ्लक्स। ये किसी भी तरह का फ्लक्स हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है। लिक्विड भी जब फ्लो करता है तो फ्लक्स की फॉर्म में फ्लो करता है। लाइट भी फ्लक्स हो सकती है। तो आप किसी भी चीज का बहना जो है उसको फ्लक्स को बोलते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। ये इसका साइन है, ये आपकी किताब में भी लिखा होगा, लेकिन हम कुछ आज बहुत इंटरेस्टिंग डेवलप करने वाले हैं और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि कैसे वो डेवलप होता है कॉन्सेप्ट। और एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल जो कंपेटिटिव एग्जाम में आ सकता है, वो कैसे हम उसको एड्रेस करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपने पढ़ा होगा फ्लक्स के बारे में, और फ्लक्स का जो मेथड है कैलकुलेशन का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो बेसिकली दिया जाता है कि फ्लक्स जो है इट इज इक्वल टू, स्केलर होता है, और ई डॉट ए के बराबर होता है बेसिकली। सो ये एक डॉट प्रोडक्ट माने स्केलर प्रोडक्ट है। 11th क्लास में आपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा होगा। इसकी कैलकुलेशन करिए। दो सिचुएशन अराइज होती हैं एक्चुअली इसके अंदर। देखिए, एक सिचुएशन ये होती है कि आपका यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म फील्ड कैसा होता है। तो मैं बात कर रहा हूं अब यूनिफॉर्म फील्ड की, माने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपके पास एक सिचुएशन है जहां पे आपका फील्ड जो है वो इस तरह से है और वहां पे आपकी कुछ फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड इसलिए है क्योंकि आप इसको मान के चलिए कि यहां पे इक्वल स्पेसिंग है और किसी भी तरह की नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं है। नॉन यूनिफॉर्मिटी का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता रहता है स्पेस के अंदर, यहां पे कुछ वहां पे कुछ। तो एक ही पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे हमने ये एरिया ड्रॉ करा है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ऑब्वियसली आगे जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस से वेरी होता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बट अब जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो एक पॉइंट पे अगर आप एक एरिया रखते हैं तो उस एरिया के थ्रू जितनी भी फ्लक्स, ये फ्लक्स की जो लाइंस हैं, ये सारी की सारी इक्वली स्पेस्ड है, यूनिफॉर्म है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है हर जगह पे। तो आप इसकी कैलकुलेशन के लिए जब फ्लक्स निकालते हैं तो आप इसके ऊपर एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर आपका सरफेस इस तरह से पड़ा हुआ है, उसके आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए जो नॉर्मल होती है, और आप फ्लक्स निकालने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डालिए और आप डाल दीजिए उसके अंदर एरिया। अगर आपको रेक्टेंगल दिया तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख दीजिए, सर्कल दिया तो पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। और अब ये क्योंकि पैरेलल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर एरिया के ऊपर होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। तो अगर आपके पास एरिया है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है जो एरिया वेक्टर कहलाएगा, और इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका
एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो फ्लक्स निकालने के लिए आप इसके अंदर लिख देंगे ई ए, मीटर स्क्वायर में होता है एरिया, और कॉस ऑफ 0। ये भी बिल्कुल आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉस 0 डिग्री। तो ये आपका फ्लक्स कैलकुलेशन हो गया। देखिए कई सिचुएशंस के अंदर फ्लक्स जो है वो डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपका एक सिचुएशन है जहां पे आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप यहां पे एरिया ड्रॉ करें इस जगह पे, और इस जगह पे आप एरिया देखें अगर, तो यहां पे आपको नजर आएगा कि द स्पेसिंग बिटवीन द टू लाइंस इज डिफरेंट। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से था, तो फ्लक्स जो है, देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम मैं E2 रख दूं और इसका नाम मैं E1 रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बेसिकली यहां पे कम होगी, ज्यादा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें फील्ड लाइंस नजदीक है। यहां फील्ड लाइंस हमने लगभग बराबर मानी थी, तो यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। इस केस में जहां पे फील्ड लाइंस की स्पेसिंग अलग हो जाती है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने एरिया रख दिया, अब यहां भी आप फ्लक्स निकाल सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम तब आएगी जब आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और प्रॉब्लम किस तरह की होगी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियली कैलकुलेट होती है, और आपका जो एरिया वो किसी खास तरह से पड़ा हुआ है, उसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है। तो एरिया के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, तो ये एंगल आ गया θ1। यहां पे एरिया जो है किसी और तरीके से पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए ये है, और यहां पे जो टेंजेंट टू द लाइन, तो ये टेंजेंट है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स, और ये आपका एरिया वेक्टर है। देखिए यहां पे ऑलमोस्ट पैरेलल है, लेकिन यहां पे एंगल है। तो जब आप इस सिचुएशन में EDS निकालते हैं, EDS, और जब इस सिचुएशन में आप EDS निकालते हैं, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो नॉन यूनिफॉर्म है, वो इधर नॉन यूनिफॉर्म है, प्लस यहां पे जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो अलग है, और इधर अलग है। तो ऐसी सिचुएशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं, जहां पे एक तरह से जहां पे या तो DS वेक्टर अलग होते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होते हैं। तो मैं अब इसको थोड़ा इजी तरीके से आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं जहां पे आप इस तरह की सिचुएशन को समझ पाएंगे। देखिए ये सिचुएशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है, इसके अंदर आप स्ट्रेट अवे एंगल देख लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और कुछ खास नहीं करना पड़ता। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर देता हूं, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, देखिए अब मैंने इक्वल स्पेसिंग बनाई है, आप बेसिकली इस रेक्टेंगल को थोड़ा नीचे की तरफ कर दीजिए, तो आपका जो रेक्टेंगल है वो इस तरह से कर लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको उल्टा घुमा दिया, मेरा इलेक्ट्रिक जो वेक्टर है वो मेरा यहां पे बनता है, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं इसकी लाइन एक्सटेंड करता हूं, और ये मेरा इन दोनों के बीच में एंगल θ हो गया। तो यहां बहुत इजी है कि आपका जो फ्लक्स है वो हो जाएगा बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ E और मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन इमेजिन करना बहुत इजी होता है, क्योंकि यहां पे एक यूनिफॉर्मिटी का सेंस है और बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं जहां पे आप इस को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये जो एरिया वेक्टर अगर नॉन यूनिफॉर्म है, मान लीजिए डिस्टेंस तो सेम है, यहां तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल लिया, और मैंने मान लीजिए दो अलग सोर्स थे, राइट, ये सोर्स 1 था, चार्ज कुछ और था, यहां पे चार्ज आपका
कुछ और था। तो ये मान लीजिए क्यू बी सिचुएशन है और ये क्यू ए है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन सेकंड के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था और एरिया वेक्टर भी कुछ, खैर एरिया वेक्टर तो आप इस कॉन्सेप्ट से यूज करके निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था, वो कॉम्प्लेक्सिटी थी। अब मैं जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखाऊंगा इस न्यूमेरिकल के अंदर फ्लक्स कैलकुलेशन में, उसको ध्यान से नोट करिए आप। तो अलग अलग वेरिएशन होती है फ्लक्स कैलकुलेशन की। कई जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल दिया होता है, इजी होता है। कई जगह पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एरिया सिंपल दिया होता है, वो भी थोड़ा सा करा जा सकता है। लेकिन जो सिचुएशन नंबर 3 है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड यूज केस है। उसके अंदर आप देखिए आपके पास एक स्फीयर है मान लीजिए, तो ये आपका स्फीयर है, मान लीजिए ये आपका एक स्फीयर है और इस स्फीयर के हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर पे यहां पे आपके पास एक -2q चार्ज पड़ा हुआ है। आपको निकालना है कि इस पूरे हेमिस्फेरिकल स्फीयर में कितना फ्लक्स कंटेंट है। देखिए यहां पे एक अच्छी बात जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर हम मैग्नीट्यूड सिर्फ देख लेते हैं, डायरेक्शन के लिए लाइंस ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस होंगी, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है वो हमारा आ जाएगा -2q k बाय इंटू के, परमिटिविटी के ऊपर लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एक मैं वेक्टर साइन लगा देता हूं यहां पे जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर टू शो द डायरेक्शन ऑफ आर। लेकिन देखिए हर रेडियस की डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए ये खास बात है इसके अंदर, चाहे मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि R इज इक्वल टू आर अगर आप डाल देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम आएगा ऑन द सरफेस, तो आपको सरफेस के थ्रू ही फ्लक्स निकालना है। तो आपकी जो वरी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस है, लेकिन आपको मालूम है मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसको अगर मैं रीराइट करूं तो ये -2q k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो आप देख सकते हैं, परमिटिविटी है, स्पेस है बेसिकली, तो आप उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, और इसको मैं लिख देता हूं आर स्क्वायर, और अभी भी मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहा हूं और मेरा एक यूनिट वेक्टर जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डायरेक्शन के लिए। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो ये आगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है, इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सब जगह एक जैसी है, इसके अंदर भी एक जैसी है, इसके अंदर कुछ खास तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हर जगह अलग है। अब इसके अंदर एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, एरिया वेक्टर देखते हैं। तो एरिया वेक्टर को अगर आप देखेंगे तो मैं यहां पे इसके ऊपर, ये 3 डायमेंशनल में स्फीयर है, तो इसके ऊपर एरिया वेक्टर बनाते हैं और एक छोटा सा एरिया वेक्टर इसके ऊपर बनाते हैं। एरिया वेक्टर जैसे ही बनाते हैं तो वहां पे हम एरिया वेक्टर के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, फिर हम एक एरिया वेक्टर यहां पे बनाते हैं और फिर उधर भी नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और ये हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो जाता है। तो देखिए यहां पे वेरिएशन क्या आ गई, यहां पे वेरिएशन ये आ गई कि जो आपका डी ए है एक्सप्रेशन के अंदर, जब हम लिखते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, देखिए सरफेस इंटीग्रल होता है, ये लाइन इंटीग्रल नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि आपका हर जगह पे ई डी एस अलग है। अगर मान लीजिए पोजीशन नंबर 1 है और ये पोजीशन नंबर 2 है, आप दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लिखेंगे और फिर ds लिखेंगे और आप देखेंगे कि जो एरिया वेक्टर है, एरिया का वेक्टर कैसे बनाया जाता है, एरिया के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करके, ये एरिया था इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करा, ये एरिया था इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करा। इसी तरह से ये छोटा सा एरिया आपने हेमिस्फीयर के ऊपर लिया, वहां भी आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, तो आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल ड्रॉ करा। तो ये सिचुएशंस अलग है। यहां पे इस सिचुएशन में बड़ा क्लियरली नजर आता है कि एरिया वेक्टर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डायरेक्शन में चारों, लेकिन यहां पे जो एरियाज हैं
वो हर जगह चेंज हो रहे हैं। तो डीए हर जगह चेंज हो रहा है। अगर डीए हर जगह चेंज हो रहा है तो क्या करें? मैथ्स हमारी मदद करती है इसके अंदर, और जो कॉन्सेप्ट यूज होता है इसके अंदर वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन। अब सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं तो आप इसमें छोटे छोटे एरिया लेके छोटे छोटे फ्लक्स निकाल लीजिए और उन सबको ऐड करते रहिए। बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, यहां फ्लक्स निकालेंगे फिर यहां फ्लक्स निकालेंगे, स्फीयर को आखिर हम कितने हिस्सों में तोड़ेंगे और कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड करना, छोटे छोटे एरियाज को। फिर 3D फिगर है, उसके अंदर एंगल कैसे लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। तो हमारी मदद के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन बेसिकली पढ़ाई जाती है इंजीनियरिंग के अंदर, क्लास 12 और क्लास 11 की मैथ्स में भी नहीं है। अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं आप एक्सप्रेशन याद करके चले जाइए, जैसे इस तरह के न्यूमेरिकल है। आप सिमेट्री का भी यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लंबा मेथड बता रहा हूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है कि ये होता क्या है सरफेस इंटीग्रेशन और किस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं। तो सरफेस इंटीग्रेशन की ज्यादा चिंता ना करिए, जिस तरह की शेप आपको आ रही है उसका इंटीग्रेशन सरफेस का इजीली निकल जाता है। अब हम इस न्यूमेरिकल को अगर देखें, जो हेमिस्फीयर है, इसके अंदर हम ये साफ कह सकते हैं कि ये हेमिस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सरफेस पे सेम है, और वो हमने अपने आप को प्रूव भी कर दिया कि रेडियस हर जगह पे आ रहा है। अब हम इसका एक्सप्रेशन जो है एरिया का एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं, और जो हमारा एरिया है बेसिकली हर जगह पे उसका जो वेक्टर है वो बेसिकली स्मॉल एरिया, और वो भी आर के अंदर ही। देखिए जो एरिया लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके थ्रू जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो सेम है, कोई उसमें अंतर नहीं है, क्योंकि आप छोटे छोटे एरियाज ले रहे हैं और उस एरिया के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पास ऑन कर रहे हैं। अब आप इस एक्सप्रेशन में इसको डालिए। इस एक्सप्रेशन में डालने से -2q k, ये देख लीजिए, ध्यान रखिए इसका, ये परमिटिविटी वाला k है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं लेकिन मैं दोनों का जो यूनिट वेक्टर है, देखिए इसका भी यूनिट वेक्टर आर है और इसका भी यूनिट वेक्टर आर है, दोनों यूनिट वेक्टर मैंने इकट्ठे लिख दिए, और ये मैं टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूं थ्रू, और यहां पे मैं एस लिख रहा हूं। उसका कारण ये है कि ये देखिए क्वांटिटी फिक्स्ड है, 2 फिक्स्ड है, चार्ज फिक्स्ड है, परमिटिविटी फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स्ड है, और एरिया एक वेरिएबल है, क्योंकि वो छोटे छोटे एरियाज हैं उनको जोड़ना है, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर आप -2q k अपॉन आर स्क्वायर जब इंटीग्रल करते हैं आप इसका तो डीए आता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट आर इज 1, तो इसको आप 1 लिख लीजिए, और इसका जो आपका आंसर है -2q k बाय आर स्क्वायर। अभी जो छोटे छोटे एरियाज ऐड हो रहे हैं जिसको मैं सरफेस इंटीग्रेशन कह रहा था, आपके लिए क्लास 12 के अंदर सिंपल है, हेमिस्फीयर है, इसका एरिया कितना होगा सरफेस का, 2 पाई आर स्क्वायर, तो आपने इसको डाल दिया 2 पाई आर स्क्वायर। आधा एरिया ले लीजिए जो आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया, उस नॉलेज से आप कर लीजिए इसको। आपका आर स्क्वायर कैलकुलेट हो गया और ये कट गया, और उसके बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा वो बचा, मैं इसी को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं इस साइड पे, तो ये मेरा आ जाएगा -4q k पाई। देखिए ये मेरा आ गया फ्लक्स। अगर आप k की वैल्यू डाल देंगे, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपका आंसर आ जाएगा -4q पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका पाई भी कट गया, 4 भी कट गया, और आपका नेट आंसर बच गया -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कंटेन्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज -2q इज -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। एनसीईआरटी और बाकी किताबों के अंदर सब जगह पे इस तरह से समझाया गया, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन को बहुत बड़ी चीज है, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आप इसको बहुत आराम से अलग अलग सिचुएशंस में लगा सकते हैं। तो फ्लक्स कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके दिमाग में सारी सिचुएशंस क्लियर होनी चाहिए। क्या ये सिचुएशन
इस तरह की है या यहाँ पे एंगल लेके आए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एंगल को इंट्रोड्यूस करा गया है। ये वाली सिचुएशन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या क्या है नॉन यूनिफॉर्मिटी का रीजन क्या है? आपको हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन दे दें जो एक्स पे डिपेंडेंट हो, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो अलग अलग जगह पे फ्लक्स वेरी करता जाएगा डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। वो भी हम करेंगे बाद में। आप कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो जरूर मुझे भेजिए जहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और आपको फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है। लेकिन जो आपने हेमिस्फीयर की कैलकुलेशन देखी, उम्मीद करता हूं मैं आपको ये सिचुएशन भी समझ में आई कि यहां पे जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आपका जो फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स जो है वो सरफेस इंटीग्रेशन की मदद से कैसे निकाला जाता है। अदर टेक्निक्स आर ऑल्सो अवेलेबल with which you can solve these numericals. But I hope you enjoyed this video and you loved it. I conduct live classes and I'm very, very concept oriented. And I'm looking for students who are hardworking and inspired to build careers. मैं ऐसे स्टूडेंट ढूंढ रहा हूँ जो अपना करियर बनाने में बहुत इंटरेस्टेड है, उनके पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड हैं, मेहनती भी हैं और इस बात को समझते हैं कि करियर ही सब कुछ होता है। पहले 25 साल की लाइफ के अंदर बिना करियर के लाइफ अच्छी नहीं होती है। तो मेहनत करिए, अपना कीमती समय बर्बाद मत करिए। आपके पास काफ़ी टाइम होता है पूरे दिन के अंदर पढ़ाई करने के लिए, तो अपना कीमती समय जो है सारा फोकस रखिए, एक्सरसाइज भी करिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी रखिए, लेकिन अपना एंट्रेंस के ऊपर फोकस रखिए बेसिकली, क्योंकि वहीं से आपका करियर बिल्ड होगा। तो मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और मेरा एक YouTube चैनल है जहाँ पे मैंने 1500 वीडियो नीट और जेई के ऊपर डाल रखे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करे हुए हैं इस टाइप के, और आप उनको धीरे धीरे अगर आप 1500 वीडियोस देख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो ज़रूर देखिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और डेफिनेटली लाइव क्लासेस का कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपकी सारे डाउट्स लाइव क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चंस भी आपको भेजूंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे। वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं। तो कामयाबी दस्तक दे रही है, डिले ना करें, मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें। मेरा प्रॉमिस है मैं फिजिक्स को आसान बना दूंगा, और मेरा वादा जो है अगर मैं इसको बोलूं, फिजिक्स मेड इजी इज माई प्रॉमिस। सो आई लुक फॉरवर्ड टू गेट सम फीडबैक and please send down the topics you're getting stuck and I will prepare videos and put them on YouTube or Facebook. You can pursue any of the social media channels. So thank you very much for your time today. It was my pleasure teaching you, and I look forward to interact with you. Thank you very much. All the best.